यस। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे वही नेक्स्ट पॉइंट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी या फिर बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और हम लोगों ने एक सेकंड वर्ड और यूज किया था इसके लिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इन तीनों का मतलब बेटा एक ही है, लेकिन बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स के साथ। मैं अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलता हूँ, मैं अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता हूँ, या बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलता हूँ, तो इन तीनों का एग्जैक्ट मीनिंग तो एक ही है, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को भी थोड़ा हम देख लेते हैं एक बार, है ना। तीनों में हम एक ही काम पे फोकस करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एटम होगा, उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इंफिनिटी पे शिफ्ट करना। ठीक है, इंफिनिटी पे लेके जाना। और जो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आपका अपोजिट जो चार्ज है, वहां पे मिलेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी आपकी दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हम जो बेटा एनर्जी को सप्लाई करेंगे, ठीक है, जिस एनर्जी को हम सप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी बच्चों क्या होगी, आपकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगी, या उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, या उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, यही होगा। अब एक जो बेसिक सा टर्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी जो वर्ड है ना, इसके लिए बच्चों जो हम यूज करते हैं दैट इज द मिनिमम एनर्जी। मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम amount of energy, minimum amount of energy required to remove outermost electrons। ठीक है, outermost electrons को निकालना है और इंफिनिटी पे शिफ्ट करना है। तो जो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप जो सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस एनर्जी को बच्चों हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी नहीं। ठीक है, एक बात बच्चों प्लीज समझो, आप जिस एनर्जी को दे रहे हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इन्फिनिटी पे शिफ्ट करने के लिए, तो वही जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ तो बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब एक जो पॉइंट है कि हम जिस एटम से निकालते हैं वो बेटा एटम कैसा होना चाहिए, तो आपको मैंने डिस्कस भी किया था कि बच्चों आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, गैसियस फेज में होना चाहिए। ये दो कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। हम जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है, या जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कॉन्सेप्ट है, या बच्चों जो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट है, इट इज वर्क फॉर आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी बोली जाएगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। नेक्स्ट समझते हैं अपन लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में के अंदर बेटा हम लोग डिफाइन करते हैं मिनिमम पोटेंशियल। मिनिमम पोटेंशियल वैसे डेफिनेशन आती नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कहां पे बेटा लेके जाना है, इंफिनिटी पे। तो देखो बेटा दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग वर्ड बेटा किस कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मिनिमम पोटेंशियल, तो बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर मैंने मिनिमम मिनिमम एनर्जी लिख दी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोली जाएगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने कल आपको एक रिलेशन भी बताया था बहुत अच्छा, कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
तो जिसके लिए मैंने आपको कुछ यूनिट्स भी डिस्कस करा था कि बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के जो यूनिट्स होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पहले तो जो बेसिक टर्म है उनमें डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए, और मैं बिल्कुल बोलूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है ये बच्चों मोस्टली आपका यूज्ड किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर, मेंस एडवांस के अंदर, ठीक है। ये वाला जो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये मोस्टली यूज किया आपको जाएगा। और भी होते हैं जिसमें अपन बात करते हैं किलो जूल पर मोल भी होता है, बट इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आपको कम से कम मिलेंगे। किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, ये भी आपको बहुत ही रेयरली यूज करने को मिलेंगे दोनों यूनिट्स, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। रिलेशन के बारे में कल डिस्कशन किया था यूनिट कन्वर्जन को लेके कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू होता है बेटा 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम के अंदर कितनी किलो कैलोरी हम अगर बात करते हैं पर मोल के अंदर, तो वो कितना होता है, वो 25 होता है, 25 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से कन्वर्जन यूनिट्स हैं, इनको आपको प्लीज ध्यान रखना है, क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट मुझे समझ में आ गया कि नेक्स्ट है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो बेसिक यूनिट होता है इट इज ये वोल्ट। और इसको बेटा ज्यादा हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर। कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल वर्ड है फिजिक्स में हम ज्यादा यूज करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला मैंने कल बताया था E इक्वल टू क्यू इंटू बी, ठीक है। इससे इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और कल एक दो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। जैसे कि मैं बच्चों बोलूं कि हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्वेश्चन में दे रखा है 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट दे रखा है। ऑब्वियसली बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट तो वोल्ट ही होगा, तो वोल्ट में लिखा जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि इस आयनाइजेशन में मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है और जो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी है ये दोनों सेम टर्म है, दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं, दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर सेम कॉन्सेप्ट के लिए यूज किए जाते हैं बट बच्चों इनका जो यूनिट्स है वो दोनों डिफरेंट है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे 20 वोल्ट के थ्रू। लेकिन कई बच्चों में बोलता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात की जाएगी तो ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कल मैंने इसको रिलेट भी किया था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं अच्छे से। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों आयनाइजेशन इंथैल्पी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले बच्चों पढ़ा है मैंने आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड मैंने आपको बताया कि आपका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल, और तीसरा पॉइंट है आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच ई, या बहुत बार इसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी को डेल्टा एच आई से भी कॉल करते हैं, ठीक है। आई का मतलब है आपका आयनाइजेशन, या फिर आप इसको ऐसे लिखो डेल्टा एच आई ई करके लिख लो, ठीक है, जिसका मतलब भी वही है। तो ये आपको बहुत बार इस तरीके से लिखा मिलता है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब भी है आयनाइजेशन पोटेंशियल। बट बेटा जहां भी आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड यूज किया जाएगा तो वहां बच्चों उसका मतलब होता है डिफरेंस। भाई मैंने डेल वर्ड यूज किया है ना, इस डेल का मतलब क्या है, भाई फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, कोई तो डिफरेंस के बारे में स्टडी की जा रही है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो वर्ड है ये बेटा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं इसको सही से समझने की कोशिश करूं, इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करूं तो वो क्या होगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज, ठीक है, व्हेन, तो कुछ बच्चे ऐड होते हैं कुछ निकलते हैं तो यहाँ पे लिखने में बड़ी परेशानी होती है मुझे, ठीक है। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is removed, 1 mole of electrons is removed, ठीक है, from outermost orbit to infinity, from 1 mole of an isolated gaseous atom, ठीक है। एक बार मैं फिर से डिफाइन करता हूँ, तो डेफिनेशन इसकी देखो, इसमें हम लोग इंथैल्पी चेंज के बारे में फोकस करते हैं, ठीक है, जो भी चेंज होगा।
लेकिन इसके पहले जो आयनाइजेशन एनर्जी थी या जो आयनाइजेशन पोटेंशियल था, वहां पे चेंज के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि इंथैल्पी चेंज, जो इंथैल्पी में चेंज आएगा जब आपका कोई भी रिएक्शन आपका प्रोसीड हो रहा होगा, कि जैसे कोई ए एटम है, ये ए एटम आपका आइसोलेटेड है, सिंगल है, और आपके गैसियस फेज में है। ये बच्चों क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, तो +1 में चला गया, रिलीजिंग दी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट इज ऑल्सो इन गैसियस फेज। आयंस बच्चों गैसियस फेज में ही आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर। तो ये आपका जो प्रोसेस है, इसमें से ए क्या है बेटा, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये आपका यहाँ से प्रोडक्ट है। तो एक्चुअली में ये आपकी केमिकल रिएक्शंस हो गई है, समझ में आ रहा है। दिस इज ए कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपने ए आइसोलेटेड था, गैसेस एटम था, आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला बाहर, ये आपका यहाँ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको आपने बाहर निकाला, तो आपने यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई किया होगा, ठीक है। जो एनर्जी आपने प्रोडक्टेंट के साइड में सप्लाई करी, कुछ एनर्जी बच्चों कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट के साइड में भी डिफाइन की जाएगी। वो तो जो चेंज होगा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो आपका रिएक्शन में चेंज होगा, जो एनर्जी का यहाँ पे चेंज मिलेगा, उसी चेंज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बट। तो इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू इन्फिनिटी फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। बच्चों बात समझ में आ गई है, डेफिनेशन क्लियर, तीनों तीनों वर्ड क्लियर हो गए हैं। तो अब बच्चों चलते हैं एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर आयनाइजेशन इंथैल्पी को लेके वहां पे फॉर्मूले भी डिस्कस किए गए हैं। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी एट 0 केल्विन, ध्यान देना बेटा, आयनाइजेशन इंथैल्पी एट 0 केल्विन, ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगा एट 0 केल्विन, आयनाइजेशन इंथैल्पी की जो वैल्यू निकल के आएगी, वही बच्चों क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो क्या मैं आयनाइजेशन एनर्जी को भी डिफाइन कर सकता हूं, बिल्कुल। कैसे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू, सॉरी, आयनाइजेशन इंथैल्पी की जो वैल्यू होगी, ये बच्चों एनर्जी है ना। ई का मतलब इंथैल्पी दोनों होता है। तो 0 ये आपका यहाँ से इंथैल्पी है, ठीक है, इंथैल्पी। तो 0 केल्विन पे जो आपका चेंज इन इंथैल्पी होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर, जहां पे एक आइसोलेटेड गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा होगा, बात समझ में आ रही बिल्कुल अच्छे से। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा होगा, तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा होगा, तो वहां पे जो चेंज इन इंथैल्पी आएगी, अगर वो 0 केल्विन पे डिफाइन की जा रही है, 0 केल्विन पे रिएक्शन प्रोसीड किया जा रहा है, तो बच्चों उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अदर देन 0 केल्विन का टेम्परेचर होता है और वहां पे जो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू डिफाइन की जाएगी, तो उसको हम कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। सभी को बात समझ में आ रही है, नाउ इट इज क्लियर, वेरी इजी। बच्चों बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से एक पॉइंट ये होता है कि हम लोग जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, ठीक है, उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को बच्चों बोलते हैं किरचॉफ लॉ, KRECHOFF, ठीक है। एक किरचॉफ इक्वेशन होती है, उस किरचॉफ इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कन्वर्जन देख सकते हैं कि बच्चों डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन डिफाइन है, इज इक्वल टू, थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको मिलेगी, Cp, डेल्टा Cp, ठीक है। यहाँ पे आपका रिएक्शन का जो होगा डेल्टा Cp, और ब्रैकेट में होगा आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये आपको मैंने जो इक्वेशन वहां पे लिखी है, ये बच्चों इक्वेशन क्या है, आपकी किरचॉफ इक्वेशन है, और इसी किरचॉफ इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इस इक्वेशन, from this equation you can convert ionization enthalpy into ionization energy, ठीक है। तो ionization enthalpy को आप ionization energy में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको ध्यान देनी है किरचॉफ इक्वेशन के हेल्प से, क्लियर। आपको मैं जेई मेंस का प्लस एडवांस का दोनों का ही डिस्कस कर रहा हूँ, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ये चीजें नीट में नहीं है, नीट के बच्चों को मैं डिस्कस नहीं किया था ये, ठीक है, लेकिन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज इसको ध्यान रखना, क्वेश्चंस आते हैं किरचॉफ इक्वेशंस के ऊपर। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई, एनी कंफ्यूजन किसी बच्चे को, क्लियर हुआ बेटा, एक बार बताइए जरा सभी लोग।
अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, यस, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस किया जाएगा। तो कौन कौन बेटा आइसोलेटेड, बहुत बहुत से बुक्स में ऐसा ऐसा भी लिखा गया है कि आइसोलेटेड होना चाहिए एटम, प्लस न्यूट्रल होना चाहिए, बट मैं न्यूट्रल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत जगह क्या होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों, वो एनाइन से भी डिफाइन की जाती है। जैसे एक एटम है ए, जिसके ऊपर -1 चार्ज है, तो यहाँ से भी तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं ना, तो दिस इज नॉट न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बहुत सारे बुक्स ने फॉलो किया, आई डोंट नो उन लोगों का कैसा मानना है, आपके जो भी राइटर्स हैं, बट मैं न्यूट्रल को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो ये जो गिवन रिएक्शन है बेटा, इसके लिए भी तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी, नो डाउट इट इज ए नेगेटिव, नेगेटिव में होगी वो वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जो आपका नेगेटिव, ये जो एनाइन से मैंने न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट किया है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी रिलीज हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? ये आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो कहीं ना कहीं आयनाइजेशन एनर्जी टर्म तो यहाँ भी डिफाइन होगी। तो हाउ कैन यू डिफाइन कि ए माइनस इज न्यूट्रल? तो न्यूट्रल थोड़ी नहीं है, ये तो एनाइन है, तो इसलिए मैं अपनी साइड से न्यूट्रल वर्ड को ऐड नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सी बुक्स में किया गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। चलेंगे भाई, चलेंगे, एक एक स्टेप चलेंगे, डोंट जंप फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू 10th लेवल, अदरवाइज यू विल स्लिप। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड गैसेस एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, तो उस पे जो आपका एटम होगा उसके पास तो चार्ज +1 आएगा, इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया है। तो इस केस में जो आपकी डेल्टा एच जो डिफाइन की जाती है, इट इज द पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव, तो इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा आपका? एंडोथर्मिक होगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है? यानी कंफ्यूजन किसी बच्चे को यहाँ तक? अरे बताओ बच्चों, एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ये तो बेसिक सा टर्म है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एप्लीकेशन। अगर आपको स्पीड में पढ़ना है, मैं स्पीड में पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर मुझे मत बोलना कि सर ये क्या हो गया, ये पॉइंट छूट गया, वो पॉइंट ऐसा हो गया। मुझे अपने हिसाब से चलने दो, ठीक है, मैं आपको सही ले जाऊंगा। यहाँ पे आपको दे रखा है रिएक्शन, आपको बताना है किस केमिकल रिएक्शन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो टर्म है वो आपका डिफाइन हो सकता है। आपको आंसर करना है, तो आपकी बारी है, आंसर करो। कौन सा रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी आपका डिफाइन हो सकता है? एल्यूमिनियम दे रखा है, ये सॉलिड है, यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी मैंने लिखा है, यहाँ पे Al+1, ये गैस। थर्ड रिएक्शन लिखा है मैंने 1s2 2s2 2p6 3s0 एंड 4s1। ठीक है, आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप बाकी आप बताओ यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, फोर्थ बार, फोर्थ लिखा मैंने बेटा यहाँ पे O2, नाउ दिस इज गैस, और यहाँ पे लिखा है मैंने वही आयनाइजेशन एंथैल्पी, और यहाँ से आपका O2 प्लस गैस एंड रिलीजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो आयनाइजेशन एनर्जी को वैलिडेट कर रहा होगा। यस, तो देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या क्या आपका हो सकता है, कौन सा टर्म डिफाइन होगा। यस, इसमें से जो फर्स्ट वाला है वो आपका इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज बच्चों H2 गैस की फेज में तो मैंने बोला था कि बेटा गैसियस होना चाहिए एंड आइसोलेटेड होना चाहिए, ये दो मस्ट कंडीशन है, गैसियस एंड आइसोलेटेड। हाँ सर, ये गैसियस फेज में तो है, बट यहाँ पे डायटोमिक है, इट इज नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल एटम, तो ये तो आपके दो एटम है, क्रॉस हो जाएगा। सेकेंड, हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, बट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ डिफाइन नहीं हो सकती है।
है ना, उसके लिए गैसियस चाहिए, आइसोलेटेड चाहिए। सेकंड बच्चों तो ये सॉलिड है, ऑब्वियसली वन एटम है, इट इज आइसोलेटेड, बट हाउ इट इज कि बेटा ये हम इसके लिए आइसोलेशन एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये सॉलिड होगा तो एलिमेंट तो बेटा सॉलिड है, मेरे को गैसियस चाहिए था तो सॉलिड है, क्रॉस हो जाएगा, नहीं डिफाइन कर सकते। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताओ 3s के पास इलेक्ट्रॉन्स तो जीरो कर दिए, 4s पे इलेक्ट्रॉन्स ने भर दिया, तो पहले तो कंफ्यूजन ही रॉन्ग हो गया। अगर कंफ्यूजन रॉन्ग हो गया तो आपका यही डिफाइन नहीं होगा, क्रॉस कर दो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, जरा यहाँ फोकस करो। अच्छा, यहाँ बच्चों है कि O2 जो गैस की फेज में है, यहाँ एक तो कंडीशन फॉलो है कि सर गैसेस फेज में, बट ऑक्सीजन डायटोमिक है, मोनोटोमिक नहीं है, तो इसके लिए कैंसिल। तो यहाँ पे किसी के लिए भी हम आयनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी या पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर हो गया सभी को? यस, एनी डाउट? नहीं, ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं कि अगर बच्चों जैसे मान कर चलो हमारे पास एक एलिमेंट है एम, है ना, ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा। इस एम से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज किया जा रहे हैं, ये m+1 में चेंज हुआ, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो गया। नेक्स्ट बच्चों m+2 से m+3 में गया, फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। नेक्स्ट आपका m+3 से m+4 में गया, यहाँ आपका फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट नीचे प्रोसेस को करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये गैस की फेज में है, ये भी गैस की फेज में होगा। आयंस बच्चों गैस की फेज में होते हैं, चाहे वो कैटायंस हो चाहे वो एनायंस हो। क्लियर? तो पहले प्रोसेस को समझते हैं। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर बेटा देखो, एम आपका क्या है, जो एलिमेंट है, जो एटम है, वो आपका आइसोलेटेड है, गैसियस है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है। तो डेफिनेटली बेटा इसके लिए जो हम आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे वो होगी आपकी फर्स्ट। सेकेंड प्रोसेस की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। थर्ड के लिए बच्चों बोलेंगे तो ये होगी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 है, ये ऑल 3 आयनाइजेशन एनर्जीज जो बेटा है, ये सारी की सारी एम, ये जो गैसियस फेज का है, इसके लिए डिफाइन हो रही है। मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो एम आपका एलिमेंट है, मोनोटोमिक है, गैस की फेज में है, न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, यहां से गैसियस फेज में यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? तो आपको डिफाइन करना ये वाला केमिकल रिएक्शन कि एम से m+1 में जाना, ये होगी आयनाइजेशन एनर्जी 1। अगर मैं बोलता हूं कि बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड डिफाइन करो फॉर दिस एटम, तो आपको फिर कहां जाना है? जैसे मैंने सेकंड बोला, तो सेकंड बोलने का मतलब बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, उसको जरा मैं क्लियर कर देता हूँ कि m+1 1 सेकेंड, यहाँ से m+1 हुआ था, ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 2, ये आपका 2, यहाँ से 3 एंड सो ऑन। तो अब अगर बच्चों मैं ये बोलूं कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड डिफाइन करना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो आपका रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? m से m+2 में जाना, है ना, इसको अपन बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2। अगर मैं बच्चों ये पूछता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड डिफाइन करो फॉर दिस एलिमेंट m, तो आप ये रिएक्शन को फॉलो करना जहां पे आयनाइजेशन एनर्जी आपकी 3 डिफाइन की जाएगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर बच्चों मैं ये पूछता कि आ, आपका जो m+2, ये जो गैसियस फेज में जो आपका मेटल कैटायन है या आपका जो भी एलिमेंट कैटायन है, इसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? तो आपको रिएक्शन कौन सा ध्यान रखना पड़ेगा कि m+2 से m+3 में कन्वर्ट होना। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ये जो बेटा लिखी जाएगी ये m+2 के लिए लिखी जाएगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? इसको मैं और भी आपको एक अच्छे तरीके से लिख के दिखा दूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे m लिखा, यहाँ से m+1, यहाँ से m+2, यहाँ से m+3, है ना, या आप और भी कर सकते हो m+4। तो देखो ये इसी के साथ मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो जो पहली वाली बच्चों वैल्यू होगी ये कौन सी होगी? ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, है ना, फॉर फर्स्ट गैसियस एटम आयन, सारे के सारे गैसियस हैं। ये बच्चों हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी 2, बट किस लिए डिफाइन होगी?
वो जो केमिकल रिएक्शन होगा ना वो m से m+2 में डायरेक्ट कन्वर्ज है। मैं अगर इसकी बात करूंगा तो ये आयनेशन एनर्जी 3 डिफाइन होगी, है ना। अब किसके लिए डिफाइन होगी, इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाले जाएंगे बच्चों, m से निकाले जाएंगे। अब कन्वर्ट किस में होगा, m+3 में कन्वर्ट होगा। सभी को बात समझ में आ रही होगी। अगर बच्चों मैं इसके साथ इसको रिलेट करूं तो ध्यान से देखें कि m+1 से m+2 में जाना, तो दिस इज द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी या एंथैल्पी। बट किसके लिए होगा, m+1 के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स m+1 से तो निकाले जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि m+1 से m+3 में जाना, तो ये होगी आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। बट किसके लिए डिफाइन होगा बेटा, m+1 से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं दो, तो m+3 में जा रहा है। इसी तरीके से मैं एक टर्म और डिफाइन कर सकता हूं कि m+2 से m+3, तो दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बट इट इज डिफाइंड फॉर m+2। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर कट सब हर चीज समझ में आ रही होगी, बताइए बच्चों। ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है सोडियम, ठीक है, सोडियम इट इज ए गैस, और यहाँ लिख दिया मैंने सोडियम प्लस गैस और रिलीजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं बात करता हूँ बेटा डेल्टा एच, मैं डेल्टा एच अभी रिएक्शन लिख दिया ना मैंने, रिएक्शन लिख दिया है। रिएक्शन में बेटा ये क्या पार्ट है आपका रिएक्टेंट, ये वाला पार्ट क्या है प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे डेल्टा एच डिफाइन कर सकता हूँ, तो बताओ मुझे यहाँ पे डेल्टा एच क्या क्या लिखा जाएगा, बताइए बच्चों। यस, डेल्टा एच क्या लिखूं मैं, बताओ यार, डेल्टा एच क्या लिखा जाना चाहिए। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम जो गैस होगा, ठीक है। वही तो वैल्यू होगी बेटा, बस यूनिट्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। अरे बात समझ में आ रही है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये थोड़ा सा अलग स्टेप लिख के दूं कि सपोज नाउ दिस इज द सोडियम, इफ इट इज ए सॉलिड, देन ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा सोडियम प्लस गैस के अंदर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है। क्या इसके लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या मैं डेल्टा एच को डिफाइन कर सकता हूँ क्या। और दूसरी चीज, क्या मैं इस सेकंड केमिकल रिएक्शन के लिए टर्म डिफाइन कर सकता हूँ कि डेल्टा एच इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सॉलिड में लिख सकता हूँ क्या। भाई देखो, ये आप एक बात समझो ध्यान से कि ये जो सेकंड केमिकल रिएक्शंस लिखी है, इसके लिए तो पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन ही नहीं होगी। क्यों डिफाइन नहीं होगी, बिकॉज बच्चों यहाँ पे सोडियम क्या है, सॉलिड है। तो मैं तो बच्चों बात करता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी या पोटेंशियल इट इज डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सॉलिड, तो वो गलत होगा, वो स्टेटमेंट गलत होगा। हमेशा मुझे फोकस करना है गैसियस नेचर पे एंड आइसोलेटेड पे। अब बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जब उसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि सॉलिड को हम लोग क्या करें, सॉलिड को हम लोग बेटा पहले गैस की स्टेट में कन्वर्ट करें, और गैस की स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं उसको इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकाल सकता हूं। तो कैसे, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज, ये बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट है, आपको बेहतरीन समझ में आएंगे अच्छे से। मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है वही सोडियम, आपका ये सॉलिड है, यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है सोडियम प्लस गैस, रिलीज हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ चीजें हिडन है, वो हिडन क्या वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, देखो इस केमिकल रिएक्शन के लिए तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन हो नहीं सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो जो सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ में आता है। तो सॉलिड को अगर बच्चों में इसको, सोडियम जो सॉलिड है उसको मैं गैस में अगर चेंज करूं, तो कौन सी एनर्जी बच्चों देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, सब्लिमेशन एनर्जी आपको यहाँ से अप्लाई करनी पड़ेगी भाई, तभी सोडियम सॉलिड गैस में जाएगा विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। इसके बाद बच्चों जब गैस की स्टेट में आ चुका है, अब आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया कि अब मैं यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, और बिल्कुल इस टर्म के लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये आइसोलेटेड भी है और गैसियस भी है, ठीक है। तो यहाँ से जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली बच्चों हम अप्लाई कर सकते हैं, सोडियम +1 में चेंज होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफाइन होगा। क्या समझ में आ रहा है, जिसको मैं डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकता है, इस तरीके से मैं इसको डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ से हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ इट इज क्लियर। तो मैं आपको अब समझ में आया होगा
कि बेटा सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस की फेज में जा रहा है, सोडियम आयंस की फेज में, तो यहाँ पे दो एनर्जी मिल रही है, कौन कौन सी? तो जो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो बात लिखी जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी क्लियर हुआ? बताइए सभी बच्चों। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ इट इज क्लियर? बताइए बेटा, समझ में आ गया? लेकिन सेकंड वाले केस में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि सोडियम गैस में आया तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और वहीं पे आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी डिफाइन हो गई। बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, SIE। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी का बेसिक मतलब क्या है बेटा? कंटिन्यूअस। तो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ए गैस से A+1 में जाना। मेरा सीक्वेंस की बात करूंगा, इसकी एनर्जी की जो एनर्जी का जो कंटेंट है उस पर बात करूंगा। तो पहली स्टेप में लिख सकता हूं मैं कि दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 फॉर ए एटम। ये एटम आपको लिखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ ए एटम। वो ए एटम जो है ना वो गैस की फेज में है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करूं तो A+1 जो यहाँ बना था, अब उससे, क्योंकि मुझे बेटा सक्सेसिव चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, ठीक है। तो A+1 जो गैस की फेज में, फर्दर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो A+2 गैस की फेज में हो जाएगा, फिर से बच्चों निकल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टर्म यहाँ पे डिफाइन होगा, दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी 2, बट इट इज डिफाइंड फॉर कौन सी एटम के लिए? बताइए मुझे, ए एटम के लिए। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे या मैं और करके लिखूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1, तो इट इज डिफाइंड फॉर A+, इट इज डिफाइंड फॉर A+, वो भी गैस की फेज में है। अरे बताइए ना, सभी को बात समझ में आ रही है? एनी कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नहीं। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है बच्चों मैंने तीसरी स्टेप में कि A+2 जो गैस की फेज में है, उससे बच्चों बना है A+3 गैस, और प्लस रिलीज हुआ है फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए बेटा मैं स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड अगर मैंने लिखा है तो इट इज फॉर ए एटम। और मैं और करके यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ, और करके मैं लिख देता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा फर्स्ट किसके लिए डिफाइन होगी? A+2 के लिए। या मैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी लिख सकता हूँ, इट इज डिफाइंड फॉर A+ आयन। अब सब सारी बात समझ में आ रही है? अरे बताइए मुझे, ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो रहे हैं? तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि इन तीनों एनर्जीज में से, इन तीनों एनर्जीज में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? कौन सी एनर्जी आपकी सबसे मैक्सिमम होगी? तो आपको बच्चों को पता है कि ए आपका न्यूट्रल फेज में था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो आपको पता है कि A+ का साइज तो छोटा हो जाएगा बिकॉज जेड इफेक्टो, यहाँ पे इफेक्टो न्यूक्लियर चार्ज बच्चों कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। तो A+ का साइज छोटा, छोटा तो बेटा यहाँ पे जेड इफेक्टो डोमिनेट कर रहा होगा। A+ से कंपैरिजन में A+2 का साइज तो और छोटा होगा, तो यहाँ पे जेड इफेक्टो बच्चों और ज्यादा डोमिनेट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है भाई? प्रोटॉन डोमिनेट कर रहे हैं। अब A+2 का A+3 तो और छोटा साइज का होगा, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव बच्चों सबसे मैक्सिमम अपने डोमिनेंसी को शो कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन निकलना कहां से मुश्किल ज्यादा होगा? A+3 से इलेक्ट्रॉन निकल, मतलब A+2 से A+3 में जाना, तो A+2 से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। तो यहाँ जेड इफेक्टिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों A+1 और आपका लास्ट में आपको आ जाएगा ए एटम। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से आसान होगा? मैं पूछूं A+1 A+2, तो आपका आंसर होगा कि सर ए से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान है, बिकॉज वहां पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों A+1 और A+2 से कहीं कम होगी। अब बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन निकलना कहां से बच्चों दिक्कत करेगा? A+2 से। तो ये जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, आपको रिएक्शंस पूरी करनी है, तो रिएक्शन पूरी करनी है तो आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ ज्यादा एनर्जी कहां पे सप्लाई करनी पड़ेगी? बेटा A+2 के साथ। तो समझ में ये पूरी बात आ गई। तो A+2 से A+3 में जाने के लिए, रिएक्शन पूरी करने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं सप्लाई करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि बेटा जो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी और एनर्जी की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम होगी आपकी फर्स्ट की। क्या समझ में आया? तो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं, आपको बिल्कुल इसी ढंग से याद रखने हैं। क्लियर है? जेड इफेक्टिव के बेस पे आपका आंसर बन जाएगा। बताइए बच्चों, नाउ इट इज क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, आप उसको बताना है। मैंने बच्चों एक क्वेश्चन लिया है कि करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे आपको एक इक्वेशन देता हूँ, आयनेशन एनर्जी फॉर ए, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बेटा, ए गैस की फेज में है, यहाँ से कन्वर्ट हुआ है A+2, ये गैस की फेज में है, और यहाँ पे लिखा गया है 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। प्लीज ध्यान से समझना, और आपको टिक करना है कि कौन सा आयनेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए करेक्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कि A+1 गैस प्लस A+2, एक सेकेंड, यस, ये कन्वर्ट हुआ है A+2, ये गैस की फेज में, प्लस आपका 1 इलेक्ट्रॉन, और इसी को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इस तरीके से, लाइक इट इज द सम ऑफ आयनेशन एनर्जी 1। बताइए बच्चों, और भी हम ले सकते हैं इसमें स्टेटमेंट, अभी आपको ये स्टेटमेंट दिया मैंने, इसमें और भी स्टेटमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आयनेशन एनर्जी 2 के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले जरा इसमें बताओ, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये वाला कि ये वाला? रिएक्शन आपको मैंने सामने लिख के दे दिया, ये बताओ सभी लोग। यस, ये आयनेशन एनर्जी 2 कर देता हूं मैं, चलो आयनेशन एनर्जी 2, आयनेशन एनर्जी 2 फॉर ए एटम, क्या सही लिखा गया है? बिल्कुल, देखो ए एटम जो होगा पहले कन्वर्ट किस में होगा, A+1 में, A+1 कन्वर्ट किस में होगा, A+2 में। तो डायरेक्ट मैंने लिखा है कि ए गैस से A+2 में जाना, मतलब ये डिफाइन हो गई बेटा आयनेशन एनर्जी 2, स्टेटमेंट हमारा पूरा सही है। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 होने चाहिए कि 2 होने चाहिए थे, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स 1 लिखे जाने चाहिए कि 2 लिखे जाने चाहिए थे? भाई ए से जब A+1 गया तो इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, A+1 कैंसिल हुआ होगा, +2 बचा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। ये बात क्लियर है? हाँ, अब इक्वेशन आपकी ऊपर वाली सही है। अब उसको रिलेट करते हुए नीचे की स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है क्या, कि A+1 गैस लिखा है, फिर आपका A+2 जा रहा है जहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली बेटा ये तो सही है, कोई इसमें कंफ्यूजन ही नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। A+1 से A+2 में जाएगा, +1 से गैस की फेज में है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है कि इट इज द सम ऑफ आयनेशन एनर्जी 1 एंड आयनेशन एनर्जी 2। अब बताओ मुझे, तो आयनेशन एनर्जी 2 डिफाइंड फॉर ए एटम, तो बिल्कुल सही है बेटा। भाई फर्स्ट की जो, मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ए एटम जब A+1 में गया होगा तो उसकी आयनेशन एनर्जी 1 डिफाइन हुई होगी, फिर वो A+1 से A+2 में गया होगा तो आयनेशन एनर्जी 2 डिफाइन हुई होगी फॉर ए एटम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अरे बताओ बच्चों, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है ये भी क्या होगा, ये भी तो करेक्ट ही होगा ना, है? मैं ए एटम को लेके तो बात कर रहा हूँ, ए एटम की फर्स्ट एनर्जी, ए एटम की सेकंड एनर्जी, तभी रिएक्शंस आपकी यहाँ पे फिजिबल हो सकती है। अरे क्लियर हुआ सभी को? ओके। अगर मैं यहाँ पे कोई प्रीवियस स्टेटमेंट लेके अगर मैं आयनेशन एनर्जी 2 डिफाइन करता हूँ फॉर A+ आयन, तो क्या लिखी जाएगी आप बताओ जरा। तो जो A+2 जो गैस की फेज में हुआ होगा, भाई A+1 एटम के लिए बतानी है सेकेंड आयनेशन एनर्जी, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि पहले ए से कन्वर्ट होगा A+1 के अंदर गैस की फेज में, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, फिर A+1 से कन्वर्ट हुआ होगा A+2 में, और A+2 से कन्वर्ट हुआ होगा A+3 में। अब वो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि मैंने बोला है कि आयनेशन एनर्जी सेकेंड डिफाइन करनी है A+ आयन के लिए, तो A+ आयन की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी तो ये होगी A+2 में कन्वर्ट होना, फिर A+2 का A+3 में जाना, ये सेकेंड आयनेशन एनर्जी होगी फॉर A+ आयन। लेकिन उसने उसने सेकेंड ही तो पूछी है, तो सेकेंड मतलब A+2 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ A+3 के अंदर, तो ये गैसियस फेज में, प्लस आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आपका आंसर सही होगा? बताइए बच्चों, क्या आपका आंसर सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा यार, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ निकाल सकते हो, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इस केस में क्या होगा भाई, A+2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको A+1 आयन ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा A+3 आयन मिलेगा, रिजल्टेंट आपका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है
कि आपको बताना है आयन एनर्जी सेकेंड डिफाइन फॉर ए प्लस आयन। तो क्या ये रिएक्शंस आपको डिफाइन यहाँ पे कर सकती है? हाँ बिल्कुल, उसमें रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी ना, तो ये बिल्कुल डिफाइन कर सकती है। भाई A+2 से A+3 में जा रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है? रिएक्शंस आपकी प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो वो जो आपका रिजल्ट होगा, तो उस रिजल्ट से हम समझ सकते हैं कि बेटा जो रूल्स होगा सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी का, उसमें आयनेशन एनर्जी 1 की वैल्यू सबसे कम होगी, आयनेशन एनर्जी 2 आपका उससे अधिक होगा, और सबसे अधिक होगा आपका आयनेशन एनर्जी 3। तो आयनेशन एनर्जी 3 की वैल्यू क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी। ये बात आपको बिल्कुल सही ढंग से ध्यान रखना है, ठीक है? मैक्सिमम होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायंस एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज अट्रैक्शन फोर्स या जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से आपका ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस पर्टिकुलर कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। आप समझ में आ गया सभी को? क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं बच्चों अपन जेड इफेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव पे बात करते हैं सबसे पहले। तो मुझे बताओ बेटा, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए आंसर? जेड इफेक्टिव का मतलब बेटा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना? यस, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उसके मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब आपको एनर्जी भी बहुत ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल, तो मैं बोल सकता हूँ हायर इज द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है। और मोर विल बी द अट्रैक्शन फोर्स या मोर विल बी द अट्रैक्शन, so more energy will be required to remove outermost electrons। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे आयनेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। क्लियर हो गया? जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, आयनेशन एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। और आप इसको ऐसे भी रिलेट कर लो कि अगर बेटा जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस या रेडियाई या साइज बच्चों छोटा होगा एटम का, तो आयनेशन एनर्जी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये बात समझ में आ गई? सेकंड बच्चों हम बात करते हैं आफ्टर जेड इफेक्टिव, सेकंड फैक्टर है आपका स्कैनिंग इफेक्ट। तो याद करो बेटा, स्कैनिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट बेटा मैंने सिग्मा से किया था। स्कैनिंग इफेक्ट को हम लोग रिपल्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है? रिपल्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स भी बोल सकते हैं। तो बताओ सिग्मा के साथ कैसे रिलेट किया जाएगा आपका आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है? तो देखो बेटा, ध्यान से सुनना। हायर इज द वैल्यू ऑफ स्कैनिंग कांस्टेंट। स्कैनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा बच्चों हाई होगी, या स्कैनिंग कांस्टेंट बोलो या स्कैनिंग इफेक्ट बोलो, ठीक है? तो उस केस में लेसर विल बी द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होगा, ठीक है? किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो बच्चों वहां पे आयनेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? आपको कम देनी पड़ेगी, कम डिफाइन की जाएगी। मतलब सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो रेडियस बच्चों उतना ही ज्यादा, बिकॉज वहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होता है उसकी वैल्यू आपकी ज्यादा होती है। तो आपका सिग्मा ज्यादा होगा तो आपका आर भी ज्यादा होगा रिपल्शन की वजह से, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू भी कम होगी, और कहीं ना कहीं बच्चों आपका जो जेड इफेक्टिव होगा वो भी आपका कम ही होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर रिलेशन। तो यहाँ पे मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि आयनेशन एनर्जी वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होगी, स्कैनिंग इफेक्ट या स्कैनिंग कांस्टेंट। सभी क्लियर? ओके, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा फैक्टर बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल एटॉमिक साइज के साथ, क्लियर बेटा? तो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स का मतलब बच्चों वही आपको नंबर ऑफ सेल्स कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? टॉप टू बॉटम, जब हम ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, ठीक है? जब हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर बच्चों ट्रेवल करेंगे तो हम 100% बच्चों टॉप टू बॉटम ही मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे।
तो उस केस के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से ये जो जो घर मिलेंगे उसमें कमरे बढ़ते जाएंगे, मतलब उसमें रूम्स बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या है कि आप नेक्स्ट पीरियड में जंप करते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चों जो आपके रूम्स होंगे वो बढ़ेंगे, घर में कमरे बढ़ेंगे तो साइज तो बढ़ेगा भाई। लेकिन आप ये मानो घर में मेहमान आ रहे हैं, 8 मेहमान आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो आपको घर में कमरे बढ़ाने पड़ेंगे ना, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली आपका साइज क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैं इसको फाइनल लिख सकता हूँ विदाउट एनी स्टेटमेंट कि अगर आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ेंगे तो रेडियस भी बच्चों बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों कम होगी। आप जिस एनर्जी को सप्लाई करते हो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ फैक्टर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फोर्थ फैक्टर के अंदर बेटा हम देखने वाले हैं पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल्स की जो पेनिट्रेशन पावर है उस पर हम फोकस करेंगे। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोलता हूँ, ध्यान से आप सुनना। हायर इज दी, देखो पेनिट्रेशन पावर को आप रिलेट कैसे करो, अट्रैक्शन पावर से कि रिपल्सन, रिपल्सन से, तो इसको आप बेटा रिलेट करो अट्रैक्शन से। पेनिट्रेशन पावर को आप बिल्कुल रिलेट करो अट्रैक्शन से। बिल्कुल क्लियर है? तो देखो एक लगभग जेड इफेक्ट जैसा हो रहा है, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, हायर इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑर्बिटल्स। मतलब जिन ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होती है, मतलब जितना अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स किसके साथ, न्यूक्लियस और उन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो एस ऑर्बिटल आएगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। फिर पी में अगर आता है, मैं अगर आपसे बोलूं कि एक एटम में जहां पे एस के साथ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वहां से बाहर निकालना है, एक में पी के साथ मिल रहा है, एक में डी के साथ मिल रहा है, एक में एफ के साथ मिल रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इन चारों में से चारों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये एक डिफरेंट एटम के आपके ऑर्बिटल्स हैं, तो आपको बताना है कि आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर की, तो मुझे तो सबसे क्लोज कौन होता है आपके न्यूक्लियस की, तो आप बोलोगे सर एस होता है। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है? एक बार रिस्पॉन्स करिए बीच में। यस। तो यहाँ पे आपको वही ध्यान देना है कि भाई एस सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के सबसे क्लोज अगर एस होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना भी काफी डिफिकल्ट होगा। समझ में आया? तो इसलिए आपका जो आयनेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा फॉर दी पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, वो आपका यही सीक्वेंस होगा जो मैंने लिखा, एस का सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज एस टू मच क्लोज टू द न्यूक्लियस। अगर एस ऑर्बिटल से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो वहां पे ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर हो गया सभी को? कोई कंफ्यूजन? अरे बताओ बच्चों। और जब बच्चों पेनिट्रेशन पावर वर्क करेगा ना तो बाकी सारे के सारे जो फैक्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं वो सबके सब सेम रहते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। ये फिफ्थ पॉइंट भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट जो बच्चों है फैक्टर है आपका है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग दो बातों पे डिस्कशन करते हैं, हाफ फील्ड और फुली फील्ड पे, ध्यान देना। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम हमेशा फोकस करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल बच्चों कौन सा होता है, या तो बच्चों हाफ फील्ड हो या फिर आपका फुली फील्ड हो। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, किसी भी आयंस के, और वो गैसियस फेज में है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन निकलना काफी मुश्किल भरा होगा। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड तो बच्चों कॉमन सी चीज है कि वो स्टेबल ही होंगे, इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना चाहेंगे, नहीं निकालेंगे। तो इसलिए वहां पे ज्यादा आपको आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, प्लीज ध्यान सुनना। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, बिल्कुल दोनों ही मोर स्टेबल होंगे। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन का निकालना काफी मुश्किल होगा, जिसमें बच्चों हम एस को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं मैं बताऊंगा रीजन। बिकॉज एस जो है ना बेटा वो पेनिट्रेशन पावर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसके आंसर वहीं से शिफ्ट होते हैं। तो जो भी आपको बातें ध्यान देनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली, वो बच्चों पी ब्लॉक को, आपके डी ब्लॉक को और आपके एफ ब्लॉक को,
इनको लेके। और मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों अगर आ सकता है मेंस के अंदर पी एंड डी ब्लॉक से, एडवांस की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक को भी इंक्लूड कर सकता है। तो बच्चों मैं पहले बात करूंगा पी को लेके, तो पी का ये हाफ फील्ड आपका P3 हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। अगर मैं फुली फील्ड की बात करूं तो P6 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है ना, इस टाइप के कन्फ्यूजन पी में आते हैं। तो बच्चों अनडाउटली वहां पे आयनाइजेशन जो एनर्जी है, जो इंथैल्पी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से बच्चों में आऊं D5 की तरफ, तो D5 क्या होगा आपका, ये भी हाफ फील्ड है डी के अंदर। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट इज 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अगर बच्चों में बात करता हूँ D10 की तरफ, तो D10 का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा आप समझो, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 पहले बच्चों हाफ फील्ड करते हैं, फिर हम लोग फुली फील्ड कर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ भी अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें अपन, तो बच्चों यहाँ भी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी बच्चे को? चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, कितने बच्चों ने किए हैं? मैंने कल होमवर्क दिया था शाम को, मुझे आंसर नहीं आए हैं। फर्स्ट बच्चों बात करते हैं अलोंग दी पीरियड, ठीक है, अलोंग पीरियड। अब ले रहे हैं हम पीरियड टेबल की तरफ चलते हैं, फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अलोंग दी पीरियड बच्चों बात करते हैं, तो आपको पता है जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे, और लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब बच्चों पीरियड होता है। लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो आपको पता चलता है कि जो जेड इफेक्टिव है उसकी वैल्यू बच्चों क्या करती है, ऑब्वियसली इंक्रीज करती है। और स्मॉल एन जो प्रिंसिपल सेल है बेटा, जो आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कैसी रहती हैं बेटा, पीरियड में तो सेम रहती हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, डिपेंड करेगा जेड इफेक्टिव, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। और साइज छोटा होगा तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, आपको ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। ये बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट बच्चों बात करते हैं अलोंग दी ग्रुप। सेकेंड बात करते हैं अलोंग दी ग्रुप। मैं सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, पहले थ्योरी को मुझे अच्छे से कवर करा देने दो, उसके बाद बात करेंगे बेटा। अगर अलोंग दी ग्रुप बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम आते हैं। तो टॉप टू बॉटम में आपको पता है कि जेड इफेक्टिव बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सेम। हमने वैल्यूज भी पहले निकाली थी, अगर आपको पता है जेड इफेक्टिव बच्चों सेम होगा, तो जेड इफेक्टिव कभी डिफाइन नहीं करेगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को इन ग्रुप। तो इस केस में बेटा नंबर ऑफ सेल्स एन तो इंक्रीज करता है। हम लोग फैक्टर्स अभी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से फैक्टर्स। अगर बच्चों एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे साइज क्या करेगा, बताओ। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब ग्रुप के अंदर जो साइज होगा वो आपका इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो आपको एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। नाउ कम्स पीरियड नंबर फर्स्ट। एग्जांपल ले लेते हैं पीरियड फर्स्ट को समझने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे लिया मैंने एक तरफ हाइड्रोजन, यहाँ लिया मैंने आपका हीलियम। आप बताओ मुझे इन दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा, ये आपका पीरियड फर्स्ट है। इन दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा? तो आप क्या करोगे, आप तो ये सोचोगे सर मैं पहले पीरियड में जा रहा हूँ, मैं तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा। इस केस में क्या होता है बेटा, साइज क्या होता है आपका, बिल्कुल छोटा ही होता है। लेकिन हीलियम का साइज तो बच्चों सबसे बड़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ बॉन्ड बॉल रेडियस सबसे बड़ा साइज था। जब सबसे बड़ा साइज था एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, साइज बड़ा था। जब साइज बड़ा था इसका, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो ज्यादा होगी, लेकिन गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? तो रीजन है बेटा, रीजन ये है कि साइज को लेके आंसर अलग है, और साइज हमेशा डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता है अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। साइज डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता है। यहाँ बच्चों फिर हम डिस्कस करेंगे, डोमिनेंट फैक्टर होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चेक करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, साइज इज नॉट द ऑलवेज डोमिनेंट फैक्टर, लिसन केयरफुली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होगा, 1s2 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाइड्रोजन का 1s1 हो। नाउ डिसाइड, नाउ डिसाइड 1s2 obviously fully filled, this is fully filled। 1s1 ये बच्चों हाफ फील्ड है, तो फुली फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा। जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, भाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना, स्टेबल ऑलरेडी है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो मोर मतलब फुली स्टेबल है, फुली फुल्ड है, तो आपका यहाँ पे मोर स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफी दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? पीरियड फर्स्ट इज क्लियर। ओके,
नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पीरियड सेकंड। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा वो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेके, ठीक है। एग्जांपल लेंगे हम लोग, सेकंड थर्ड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, पहले फर्स्ट को समझ लें फिर सेकंड वगैरह पे चलेंगे। तो अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। चलो अभी टाइम हो गया हमारा, लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं बच्चों, थैंक यू।